नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडलीय दबाव पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने वायुमंडलीय दबाव कहते किसे हैं, इसे किस प्रकार मापा जाता है, इसे मापने की इकाई, इसे मापने के यंत्रों और समदाब रेखा क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी आगे इसमें हम वायुमंडलीय दबाव के प्रकार, वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारक आदि के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वायुमंडल का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे। तो वायुमंडलीय दबाव की दो प्रवृत्तियां होती हैं, जिसके आधार पर इसके दो प्रकार बनते हैं। वायुदाब दैनिक परिवर्तन उच्च एवं निम्न वायुदाब के रूप में होता है। यानी वायुदाब में कैसा परिवर्तन होता है? दैनिक परिवर्तन। हालांकि वायुदाब में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, अर्धकालिक तीनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी इसमें थोड़े समय में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दैनिक परिवर्तन का इसमें अध्ययन किया जाता है। और दैनिक परिवर्तन उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब के रूप में होता है। दैनिक परिवर्तन उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब के रूप में होता है। तो दैनिक उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब की जानकारी हमें समदाब रेखाओं के माध्यम से पता चलती है। समदाब रेखाएं जो कि समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो जिस प्रकार समुद्र तल पर कोई इस प्रकार खींची गई समदाब रेखा जो कि 1000 मिलीबार वायुदाब को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह रेखा उन सभी भागों से गुजरेगी जो कि 1000 मिलीबार वायुदाब रखते हैं। ये रेखा, इसके समांतर जो दूसरी रेखा खींची जाएगी वह वायुदाब परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 940 मिलीबार वायुदाब की समदाब रेखा खींची गई है, तो इससे हमें उच्च एवं निम्न वायुदाब का पता लगेगा। जो समदाब रेखा सबसे निम्न वायुदाब की होगी, सबसे कम मान की होगी, वो निम्न वायुदाब को प्रदर्शित करेगी, और जो सबसे उच्च मान की होगी वो उच्च वायुदाब को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार दैनिक जो परिवर्तन है वो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के रूप में होता है। और समदाब रेखाओं के माध्यम से हम वायुदाब, उच्च और निम्न वायुदाब की जानकारी प्राप्त करते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम वायुदाब का मापन, यानी 24 घंटे में कौन से समय में अधिकतम वायुदाब होता है और कौन से समय में न्यूनतम वायुदाब होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए, आकलन करने के लिए सुबह 10 बजे, शाम को 10 बजे उच्चतम वायुदाब, सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे न्यूनतम वायुदाब का अध्ययन किया जाता है। यानी क्रम से 10 बजे एवं 4 बजे वायुदाब का आकलन, अधिकतम एवं न्यूनतम वायुदाब का आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार वायुदाब दो प्रकार का होता है। वायुदाब के दो प्रकार हुए, उच्च वायुदाब और दूसरा निम्न वायुदाब। एक अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है और दूसरा न्यूनतम मान को प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वायुदाब जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यानी सदैव एक ही स्थान पर हमेशा एक जैसा वायुदाब में रह करके इसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी वायुदाब परिवर्तनशील है। यह अन्य परिस्थितियों के बदलने पर, स्थान विशेष के बदलने पर इसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जाएंगे तो वायुदाब में
परिवर्तन हो जाएगा, एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वायु दाब में परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पर उच्च वायु दाब है तो दूसरे क्षेत्र में निम्न वायु दाब, या निम्न वायु दाब है तो दूसरे क्षेत्र में उच्च वायु दाब। इस प्रकार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब वायु दाब में जो परिवर्तन होता है, इसमें उच्च वायु दाब से अगर हम निम्न वायु दाब की तरफ जाएं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के लिए जाए तो यह जो ढाल बनती है यहाँ पर निम्न उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, तो इसे क्या कहा जाता है? वायु दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। देखते हैं वायु दाब प्रवणता। वायु दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, वायु दाब प्रवणता। वायु दाब प्रवणता विभिन्न मान वाली समदाब रेखाओं के बीच उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा को इंगित करता है। यानी वायु दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? विभिन्न मान वाली जो समदाब रेखाएं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग मान की समदाब रेखाएं हो सकती हैं, तो उन समदाब रेखाओं के बीच उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर दिशा इंगित करता है, उसे वायु दाब प्रवणता कहते हैं। वायु दाब प्रवणता है वो एक प्रकार से विभिन्न मान वाली समदाब रेखाओं के बीच उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर दिशा को इंगित करता है। यानी वायु दाब उच्च से कम यानी उच्च से निम्न होने की दिशा को यह इंगित करता है। और यह किस प्रकार इंगित करता है? यह क्षैतिज प्रति इकाई, क्षैतिज दिशा में और प्रति इकाई पर इंगित करता है। प्रति इकाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति इंच हो सकता है, प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है। यानी प्रति इकाई पर वायु दाब को कम होने की दिशा को यह इंगित करता है। अर्थात यह क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो ढाल बनता है वह है। यानी दाब प्रवणता उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बनने वाला ढाल है। यानी वायु दाब प्रवणता क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बनने वाला ढाल। जैसे ये उच्च वायु दाब है और इससे निम्न वायु दाब की तरफ इस तरह जाए तो यह क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बनने वाला ढाल जो होता है उसको वायु दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट इसको कहते हैं। इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। बैरोमेट्रिक ढाल, क्योंकि बैरोमीटर से वायु दाब का अंकन किया जाता है, इसी आधार पर इसको क्या है? बैरोमेट्रिक ढाल भी कहा जाता है। तो इसका अगर हम वायु दाब प्रवणता कम में ज्यादा का पता हमें किस प्रकार चलता है? जहां पर समदाब रेखाएं सीधी हो और दूर दूर हो, समदाब रेखाएं सीधी हो और दूर दूर हो, विशेषतः इनके बीच की अगर दूरी ज्यादा है, इसका मतलब दाब प्रवणता यानी ढाल, दूरी समदाब रेखाओं के बीच दूरी ज्यादा होने पर
समदाब रेखाओं के बीच अधिक दूरी अगर समदाब रेखाओं के बीच में दूरी अधिक है, इसका मतलब दाब प्रवणता क्या है? कम है। दाब प्रवणता कम, यानी प्रति इकाई क्षेत्र वायुदाब का जो ढाल है वो कम होगा। कम होने के कारण समदाब रेखाएं हैं वो दूर दूर स्थित होंगी। समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी अगर दाब प्रवणता कम को इंगित करेगी। इसके अतिरिक्त अगर समदाब रेखाओं के बीच की जो दूरी है कम दूरी है, यदि समदाब रेखाओं के बीच की दूरी कम है, यानी समदाब रेखाएं एकदम पास पास खींची हुई है, इसका मतलब जो दाब प्रवणता है या वायुदाब प्रवणता या बैरोमेट्रिक ढाल जो है वो क्या है? अधिक है। समदाब रेखाओं के बीच कम दूरी किसको प्रदर्शित करती है? अधिक वायुदाब प्रवणता, यानी वायु जो बैरोमेट्रिक ढाल है वो ज्यादा है, यानी वायुदाब में प्रति इकाई पर अंतर जो आ रहा है वो ज्यादा है, जिसके कारण क्या समदाब रेखाएं पास पास खींची गई हैं। इसलिए समदाब रेखाओं के बीच की अगर दूरी कम होगी तो वायुदाब की जो प्रवणता है वो अधिक होगी। अगर समदाब रेखाएं दूर दूर खींची गई हैं तो वायुदाब प्रवणता कम होती है, और समदाब रेखाएं पास पास खींची गई हैं तो वायुदाब प्रवणता ज्यादा होती है। पास पास रेखाएं यानी बैरोमेट्रिक ढाल ज्यादा है, दूर दूर रेखाएं यानी बैरोमेट्रिक ढाल कम है। तो ये हो गया वायुदाब प्रवणता। अब हम देखते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया वायुदाब की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। यह स्थान विशेष एवं समय विशेष में बदलता रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के वायुदाब में अंतर हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वहां किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसी आधार पर वायुदाब में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हमने पढ़ा वायुदाब वो परिवर्तनशील है और समय तथा स्थान के साथ बदलता रहता है। वायुदाब समय तथा स्थान के साथ यानी प्रत्येक स्थान पर एक जैसा वायुदाब नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। तो इस समय उस स्थान के साथ क्या वायुदाब बदलता रहता है, यानी एक स्थान विशेष पर समय के अनुसार ही वायुदाब में परिवर्तन होता है। जैसे इसी कारण के सुबह शाम 10 बजे और सुबह शाम 4 बजे दो बार वायुदाब का अंकन किया जाता है, जिससे कि उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब का अंकन सही से किया जा सके, क्योंकि समय उस स्थान के साथ वायुदाब है वो बदलता रहता है। अब वायुदाब के बदलने के पीछे क्या कारण है, कौन से कारक हैं जो वायुदाब को प्रभावित करते हैं? इनमें सबसे प्रमुख जो कारक है वो है तापमान, टेम्परेचर। तापमान का वायुदाब परिवर्तन पर सर्वाधिक, वायुदाब के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं वायुदाब क्या है, समस्त वायुमंडलीय जो तत्व है, जो कंपोनेंट है वायुमंडल के, जो जितने भी तत्व हैं वो सब मिलकर के क्या है वायुदाब बनाते हैं। यानी वायु के जो मिश्रण, जो वायु का यांत्रिक मिश्रण है, उसका दबाव जो धरातलीय सतह और सागरीय सतह पर पड़ता है, विशेषतः सागरीय सतह पर इसका अंकन किया जाता है। तो सागरीय सतह पर जो दबाव पड़ता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। अब वायुमंडल के अंदर
जो वायु है उसका जो तापमान है उसका इसके वितरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो वायु है वो गर्म होकर फैलती है, यानी तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी और गर्म होकर के वह फैलेगी। फैलने पर उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है, यानी तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर के फैलती है और उसका घनत्व है कम हो जाता है। अब घनत्व कम होगा तो प्रति इकाई उसका जो भार है वो भी कम हो जाएगा। घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर के फैलेगी, उसका घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा इसका, नहीं घनत्व है सही, सॉरी घनत्व है कम हो जाता है और आयतन है वो बढ़ जाता है। यानी घनत्व से मतलब यहां हम सीधा सा समझे तो सघनता, सघनता है वो इसकी कम हो जाएगी और इसका आयतन यानी जितना वो क्षेत्र घेर रही है वो क्षेत्र है वो और ज्यादा घेरेगी, क्योंकि वो हल्की होकर के फैल रही है, गर्म होकर के फैल रही है। इस प्रकार तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होकर के फैलेगी और उसके घनत्व में कमी होगी और उसका आयतन है वो बढ़ जाएगा। अब घनत्व कम होने पर सीधी सी बात है कि जब घनत्व कम होगा तो उसका भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भार कम हो जाता है। घनत्व कम होने पर वायु का भार भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार गर्म जो वायु होगी वो घनत्व कम होने की वजह से हल्की हो जाएगी और उसका भार भी कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसके विपरीत अगर तापमान कम हो जाता है, ये तो तापमान बढ़ने पर होता है, अगर तापमान कम होगा तो क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा जिससे तापमान कम होने पर वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है। यानी तापमान कम होने पर वायु ठंडी होगी और सिकुड़ेगी, जिससे उसके घनत्व में वृद्धि होगी, यानी उसकी सघनता एक प्रकार से, उसका घनत्व एक प्रकार से बढ़ जाएगा। अब घनत्व बढ़ेगा तो प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर उसका भार भी बढ़ जाएगा। अब घनत्व में वृद्धि हुई, इसका सीधा सा समझना कि इसके आयतन में भी कमी हो जाएगी, आयतन कम होगा। घनत्व में वृद्धि हुई, आयतन में कमी होगी, तो इस प्रकार इसका जो भार है उसकी क्या होगी, वृद्धि, भार में वृद्धि। तो तापमान कम होने पर वायु ठंडी होकर के सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी, उसके घनत्व में वृद्धि होगी, उसका जो आयतन है उसमें भी कमी हो जाएगी, यानी वो कम क्षेत्र को घेरेगी पहले की तुलना में, और भार में वृद्धि होगी। अब तापमान का क्या प्रभाव रहेगा, गर्म होकर के वायु फैलेगी जिससे उससे उसका भार कम हो जाएगा, और ठंडी होकर के वायु सिकुड़ेगी जिससे उसका भार है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी यहां पर हम देखते हैं कि तापक्रम और
वायुदाब में जो संबंध है वो व्युत्क्रम उत्पन्न हो रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। सीधा सा नियम है कि उच्च ताप होगा, नियम क्या है, उच्च ताप तो कम भार, निम्न ताप तो ज्यादा भार। यानी तापमान उच्च हो जाएगा तो वायु का भार है वो कम हो जाएगा, और तापमान निम्न होगा तो वायु का भार है वो ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार वायुदाब एवं तापक्रम में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। तापक्रम एवं वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। तापक्रम एवं वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में यह समान नहीं रहता। कुछ परिस्थितियां विशेष जो होती हैं उनमें इनके अंदर व्युत्क्रम संबंध नहीं पाया जाता, लेकिन सामान्यतः तापमान एवं वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। यानी ताप अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके विपरीत वायुदाब अधिक होगा या ताप अगर कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक दूसरे के उल्टे हैं। भूगोल में ऐसा भी कहा जाता है कि जब थर्मामीटर का पारा चढ़ता है तो बैरोमीटर का पारा है वो नीचे आ जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत ये काम करते हैं। अब इसी प्रकार के भूमध्य रेखा पर हम देखें, ये जो बीच की रेखा होती है 0 डिग्री वाली, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर हम देखें तो तापमान सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण अधिक होता है, अधिक ताप। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक, तो वायुदाब इसके विपरीत कैसा होता है, निम्न वायुदाब। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिसके कारण वहां पर तापमान ज्यादा पाया जाता है, और वायुदाब इसके विपरीत निम्न पाया जाता है। इसके विपरीत अगर हम ध्रुवों पर देखें तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां पर तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण यहां पर वायुदाब अधिक होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि तापमान एवं वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो तापमान सबसे प्रमुख कारक है जो वायुदाब को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो जलवाष्प है, पृथ्वी की दैनिक गति है और गुरुत्वाकर्षण बल है, आदि तत्व भी वायुदाब को प्रभावित करते हैं, जिसका हम अगले अध्यायों में जिक्र करेंगे। इसमें हमने देखा कि वायुदाब प्रवणता क्या होती है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जिसमें तापमान के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण बल आदि जो तत्व हैं उनके बारे में हम अगले जो वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।